स्लाइड्स तो मैंने उसके नेक्स्ट डे या एक दो दिन बाद शेयर कर दी थी। और आई गेस आप सबको मिल भी गई होंगी। अगर नहीं मिली तो मुझे बताएं, मैंने तो कर दी थी। ठीक हो गया। मुजम्मिल को नहीं मिली तो उनके साथ फिर शेयर कर लीजिएगा, अगर वो उस ग्रुप में नहीं है तो ग्रुप में ऐड हो जाए। अच्छा, तो मैं जस्टिस सिस्टम की बात कर रहा था कि लास्ट क्लास में हमने उसकी मेरे ख्याल से शायद 40 स्लाइड्स थी, उस लेक्चर में हमने अराउंड 30 कर ली थी। लेकिन उसकी जो बाकी की 10 स्लाइड्स हैं वो बजाय इसके कि मैं अभी कराऊं, उसके आगे जो है ना, सोर्सेस ऑफ इस्लामिक लॉ, ये एक टॉपिक है जो उसके साथ कंटिन्यूम में चलेगा, तो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी जुडिशल सिस्टम की भी। तो वो फिर टॉपिक हम कल के लिए रख लेंगे, या फिर नेक्स्ट उसके बाद मैं क्लास ट्यूसडे को प्लान कर रहा हूँ तो उसमें रख लेंगे। अ, अभी हम आज जो करने वाले हैं वो हमारा चैप्टर 2 है, जो कि रिलेटेड है सीरा ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लास्ट जो हमने जुडिशल सिस्टम किया था उसमें हमारी लास्ट स्लाइड कौन सी थी, किसी को अगर याद हो। हमने टाइप्स ऑफ पनिशमेंट कर लिया था। अच्छा, ये थ्योरी हम पढ़ चुके थे, मतलब थ्योरी तक हुआ था हमारा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, सीरा ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, इसके बेसिकली 5 पार्ट्स हैं। जो पास्ट पेपर में आए हैं वो ये नीचे वाले 4 पार्ट्स आए हुए हैं। सीरा ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ डिप्लोमैट, एज एन एजुकेटर, एज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट एंड एज अ पीस मेकर। ठीक है, एज एन इंडिविजुअल नहीं पूछा गया, लेकिन अगर आपने ये 4 कर लिए हैं, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग नहीं है सर, सेकंड और थर्ड की। अच्छा, लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग तो मेरे ख्याल से 3 या 5 दिन के लिए शेयर करते हैं कोऑर्डिनेटर, और उसके बाद फिर उसकी लिमिट इतनी होती है, उसके बाद फिर वो खत्म हो जाती है। तो इसकी भी जैसे ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो इसकी भी 3 या 5 दिन के बाद जो है ना रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी, इसलिए शायद आपको ना मिल रही हो। अच्छा, तो मैं वापस टॉपिक पे आता हूँ कि अगर आप सीरत जो है ना, एज अ डिप्लोमेट, एज एन एजुकेटर, एज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, एज अ पीस मेकर अगर कर लेंगे, तो आप एज एन इंडिविजुअल भी ना इन्हीं सब में से निकाल के भी कर सकते हैं अगर इस तरह का सवाल आ गया। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा कि उनमें से कौन कौन सी चीजें पिक एंड चूज करनी है। तो अगर एज एन इंडिविजुअल पे सवाल आए तो वो भी हम अटेम्प्ट कर लेंगे। अच्छा, हम सबसे पहले हर लेक्चर में यही करते हैं, सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि जब से सिलेबस चेंज हुआ है 2016 से, उसके बाद इन टॉपिक्स पे कौन कौन से सवाल आए हुए हैं। तो ये चैप्टर तो आपने छोड़ना ही नहीं है, ये चैप्टर तो आपने लाजमी करना है, क्योंकि आप 2016 से 2024 तक के मैंने पेपर इसमें रखे हैं, और आप इन 9 सालों में देख लें कि 8 दफा ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, एक दफा जो नहीं पूछा गया उसमें भी मतलब एक बहुत 2 चैप्टर्स का मिला के सवाल आया था, इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया यहाँ पे। लेकिन ये आपने जो है ना चैप्टर लाजमी पूरा का पूरा अच्छे तरीके से करना है, और इसमें जो है ना सवाल भी बड़ा सीधा सा आता है। ठीक है, तो ये चैप्टर तो आप बड़े अच्छे तरीके से कर ले। सवाल हम देख लेते हैं। द मेन पर्पज ऑफ गजवात नबी वॉज टू स्टेब्लिश पीस, एक्सप्लेन। अच्छा, बाकी 7 सवालों में और इस सवाल में थोड़ा सा आपको फर्क नजर आएगा। ठीक है, इसमें डायरेक्टली हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे बात नहीं की गई, लेकिन अगर आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ेंगे
एज अ पीस मेकर, एज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, या कुछ हद तक एज अ डिप्लोमैट भी। तो उन तीन टॉपिक्स में से आपको वो अहदीस, वो आयात मिल जाएंगी जिससे आप ये सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये 2024 का सवाल है। ठीक है। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि जिस तरह आप सवाल याद करें, या जिस सवाल की जिस तरह प्रैक्टिस करें वो सवाल उसी तरह पूछा जाए। ठीक है, जैसे अगर ये क्वेश्चन नंबर 3 ये डायरेक्टली आपके जो सिलेबस में है ना, ये आपको नहीं मिलेगा, ना ही पास्ट पेपर में जो है ना वो आपको इस तरीके का आपको सवाल पूछा हुआ मिलेगा। लेकिन अगर आपकी थॉरो स्टडी है, आपने सिलेबस अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है, इसका मतलब आपने आयात और अहदीस भी याद की हुई होंगी, जो जो टॉपिक्स आपने प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, तो उनको मिला मिलू के जो है ना आप अपना सवाल जो है ना 4 सवाल अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हम दूसरा सवाल देखते हैं। डिस्कस द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम्स रोल एज अ मॉडल फॉर मिलिट्री स्ट्रेटेजी एज इट इज। मतलब ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, ये जैसे ही आप जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसकी स्लाइड्स में से आप चीजें उठा के लिख लेंगे। बड़ा आसान सा सवाल आया है, सीधा सीधा सवाल है मतलब। अच्छा, उसके बाद ये 2022 का सवाल है, आई गेस। वेरीली आई हैव बीन सेंट एज अ टीचर, डिस्कस इन डिटेल। इसमें हमने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत एज एन एजुकेटर डिस्कस करनी है। ठीक है, जो कि आज का भी हमारा टॉपिक होगा। फिर उसके बाद सवाल है, डिस्क्राइब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ प्रॉफिट ऑफ पीस फॉर कंटेम्प्रेरी ट्रांसनेशनल वर्ल्ड। ठीक है, ये भी सीधा सीधा सवाल है। गिव अ जनरल एस्टिमेट ऑफ होली प्रॉफिट्स कैरेक्टर इन द बैटल फील्ड एज अ कमांडर। ये और ये जो ऊपर सेकंड क्वेश्चन था 2023 का, डिस्कस होली प्रॉफिट्स रोल एज अ मॉडल फॉर मिलिट्री स्ट्रेटेजी, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम सेम से सवाल हैं। इन दोनों में आपको मोर और लेस सेम अहदीस और सेम आयात कोट करनी होंगी। अच्छा, उसके बाद द होली प्रॉफिट इज द प्रॉफिट ऑफ पीस एंड सेफ्टी। अगेन ये और ये जो चौथे नंबर पे सवाल लिखा हुआ है जिसका नंबर 6 दिया हुआ है लेकिन है फोर्थ नंबर पे, ये दोनों सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 भी जो है ना वो इन्हीं, अगर आपको ये अटेम्प्ट करने आ रहे हैं ना 2 क्वेश्चन, तो वो भी आप कर लेंगे जो इस पास पेपर क्वेश्चन नंबर 1 है। अच्छा, असद एंड अब्दुल मनान अपना कैमरा कैमरा ऑन रख सकते हैं आप, किसी को कोई मना नहीं है। खैर, अच्छा, उसके बाद जो है सेकंड लास्ट में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इलुसिडेट हाउ द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, पीस बी अपॉन हिम, एग्जाम्प्लिफाइड him as the greatest peacemaker in the world by making reconciliation with pagans, Jews and Christians। ठीक है। अच्छा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत एज अ पीस मेकर जो है ना, वो आप देख रहे हैं कि ये पिछले 8 में से जो है ना 4 सालों में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, और इसी तरह एज ए मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट भी 3 दफा पूछा जा चुका है। तो अगर आपको इन दोनों में से देखना मतलब इन पांचों सब टॉपिक्स में से देखना है, तो ये दोनों तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके वैसे इस सवाल पे तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप पूरी की पूरी जो है ना वो सीरत अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से आपका एक सवाल तो पक्का का पक्का है। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास पेपर के सवाल थे। इसमें कोई टेढ़ा सवाल नहीं आया हुआ। सिर्फ जो 2024 का सवाल था जो सबसे ऊपर है, ये थोड़ा सा एक ऐसा ऐसा सवाल है कि जो कि डायरेक्टली सीरत से नहीं है, लेकिन अगर आपने सीरत अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है तो आप ये सवाल भी अटेम्प्ट कर लेंगे। अच्छा। अच्छा, आज जो है ना हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत एज एन एजुकेटर पढ़ेंगे। सही है। अच्छा, कल के लिए मेरी ये कोशिश होगी कि मैं आपको बाकी तीनों चीजें करा दूं, क्योंकि वो तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। प्रॉफिट्स, सीरा एज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, एज अ पीस मेकर, और तीसरा एज अ डिप्लोमैट। ठीक है। तो कल हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 क्लासेस एक साथ रख लें, मतलब हम 10 से 12 बजे तक क्लास रखें। तो मेरा नहीं ख्याल इसमें किसी को कोई इश्यू होना चाहिए। 2025 में आया है, इनमें से 2025 का मैंने पेपर पढ़ा था अभी मुझे, लेकिन मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। अब वो देखना पड़ेगा मुझे पेपर। ठीक है, क्योंकि रमज़ान है तो आई गेस मैं क्लास जल्दी भी कर सकता था, लेकिन वही तरावी का थोड़ा सा इशू हो जाता है। तो मतलब सबकी मैंने तरावी का ही टाइम पूछा था कि
मैक्सिमम जो है ना 10 बजे तक तकरीबन हर जगह तरावी हो जाती है। कहीं कहीं थोड़ा सा लेट भी चलती है, लेकिन मुझे बताया था कोऑर्डिनेटर ने कि 10 पे जो है ना वो लोगों ने एग्री किया था, तो इसलिए हम क्लास रख रहे हैं 10 बजे तक। अच्छा, तो अच्छा दूसरी बात ये, मैंने जरा इस स्लाइड में ना आंसर किस तरह आपने फ्रेम करना है उस पर भी बात की है, क्योंकि मुझे एक कैंडिडेट ने, एक्सपायरेंट ने, नाम मेरे जहन में नहीं है, उन्होंने अपना सवाल अटेम्प्ट करके भेजा था दीन वर्सेस रिलीजन पे। मैंने उनको असेसमेंट करके दे दी है, तो उसमें कुछ गलतियां थी। अगर वो चाहें तो मुझसे इस मीटिंग के बाद वो डिस्कस कर सकते हैं क्वेश्चन, नहीं तो कल हम क्लास में भी वो क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, उनका अटेम्प्टेड क्वेश्चन। ठीक है, नाम हम नहीं लेंगे उनका जिन्होंने वो सवाल अटेम्प्ट किया है, लेकिन वो क्वेश्चन में क्या गलतियां हैं क्या नहीं है वो जो है हम मतलब डिस्कस कर लेंगे ताकि सबका फायदा हो जाए। अच्छा, तो सबसे पहली आयत हमने अच्छा, सोर्सेज पे भी हमने बात की हुई है। सबसे पहले कुरान हो गया, फिर हदीस हो गई, फिर उसके बाद जो है ना स्कॉलर्स के ओपिनियन हो गए। तो अगर मैं इन तीनों को कैटेगराइज करूँ ना, तो सबसे पहले ऑब्वियसली जो कुरान है, जो वर्ड ऑफ अल्लाह है, उसको सबसे ज्यादा अहमियत हासिल है। ठीक है, तो हम भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत या उनको एज एन एजुकेटर प्रूफ करने के लिए सबसे पहली आयत जो लेंगे वो कुरान से लेंगे। और यहाँ पे तो बड़ा वाज़ेह जो है ना वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज एन एजुकेटर डिक्लेयर किया। आयत हम पढ़ते हैं कि क्या है। It is he who is sent among the unlettered, a messenger from themselves, reciting to them his verses, purifying them, and teaching them the book and wisdom, although they were before in clear error. ये आप आयत अच्छे तरीके से याद कर लें। ठीक है। अच्छा, 2016 से पहले ना एजुकेशन पे भी जो है ना वो सवाल आ चुके हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, या एजुकेशन सिस्टम इन इस्लाम, या इस तरीके के एजुकेशन सिस्टम इन इस्लाम तो नहीं आया, लेकिन इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन को घुमा फिरा के जो है एग्जामिनर ने पूछा हुआ है। तो ये आप अगर स्लाइड्स में जो आयत और अहदीस है ना, और आज मैंने अपने नोट्स की भी ना, नोट्स में से एक मैंने शीट इंक्लूड की है, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह के नोट्स बनाता था और किस तरह जो है ना आप आयात और हदीस अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, यस सर ने भेजा था, वो क्लास में ऑलमोस्ट हो जाती है। अच्छा, अच्छा, और दूसरी बात ये कि मैं आंसर राइटिंग पे दोबारा आ रहा हूँ कि मैं अभी इस क्लास में डिस्कस करूंगा कि हमें आंसर किस तरह फ्रेम करना चाहिए, क्योंकि जो आंसर अटेम्प्ट किया गया था उसमें मुझे ना कुछ गलतियां नजर आई थी। तो इसलिए फिर मैंने ना इसमें सिर्फ आयत और हदीस नहीं डाली, उनको अटेम्प्ट किस तरह करना है वो भी मैंने स्लाइड में बताया। अब जैसे ये आयत अगर आप लिखें पेपर में तो इसको किस तरह अटेम्प्ट करेंगे, ये आगे मैंने आपको बताया है। एक सेकेंड, ये आप पढ़ें जरा। अच्छा, अब आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। देखें, इसमें भी हमने सेम आयत कोट की है। अब एग्जाम में हम किस तरह सवाल अटेम्प्ट करते हैं, सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, जो काइंड ऑफ अ एग्जीक्यूटिव समरी होती है हमारे पूरे आंसर की। ठीक है, तो 4 5 6 लाइनों में हमने इंट्रोडक्शन लिखा, और फिर लास्ट में हम कंक्लूजन लिखते हैं। ठीक है, जो अगेन पूरे आंसर को सम अप करके वहां पे बात कर रहा होता है। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन में हम कोई नई बात बताते हैं जो कि हमारे सवाल में नहीं है, ना कोई हम एग्जाम्पल दे रहे होते हैं, ना ही कंक्लूजन में हम कोई नई एग्जाम्पल दे रहे होते हैं, ना ही कोई हम नई बात बता रहे होते हैं। ठीक है, दिस इज ट्रू फॉर योर एसे, एंड दिस इज ट्रू फॉर एनी क्वेश्चन दैट यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट इन एनी पेपर। सही है। अच्छा, अब बीच में जो पैराग्राफ्स हैं वो हम किस तरह लिखते हैं। देखिए, जब आपने कोई भी पेपर, चले कोई को छोड़े, जब आपने इस्लामियात का पेपर अटेम्प्ट करना है ना, तो उसमें सिर्फ आपको आयात और अहदीस याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे पीछे क्या लिखना है वो आपको वैसे ही वो एबिलिटी होनी चाहिए। मतलब अगर आप समझते हैं कि आगे क्या, या कुछ स्टूडेंट्स जैसे नोट्स मांग रहे होते हैं कि सर हमें नोट्स दे दें, अब देखिए नोट्स का जो है ना वो, अगर आप नोट्स पे रिलाय
करके फिर आप अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं ना पेपर, तो सीएसएस बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मतलब नोट्स आप याद करेंगे और उसको फिर पेपर में लिख देंगे। देखिए, पहली तो बात, ऐसा बड़ा मुश्किल होगा कि आपको बड़ा सीधा सीधा सवाल आ जाए। ये हमें इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ सीधे सवाल आ जाते हैं, लेकिन इसमें भी हमें जो है ना अपने आंसर को, जो सवाल पूछा गया है, हर पैराग्राफ में इस तरह मोल्ड करना होता है कि एग्जामिनर को लगे कि इसने इस ही टॉपिक को एड्रेस किया है। ठीक है, और अगर आप रटे रटाए नोट्स लेके जाएंगे, जो कि मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बात बताई थी, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर पेपर पास करना। ठीक है। अच्छा, एज अ मुस्लिम हमें पता होना चाहिए उन वर्ड्स में कॉन्सेप्ट बने हुए हैं। यस सर ने भेजा था वो क्लास में। हाँ, ओन वर्ड्स में। अच्छा, अब यही बात है। अब ये देखें, मैंने आंसर, ये मैंने आज दोपहर में ही टाइप किया ये आंसर। और अगर मैं इसको अटेम्प्ट करता, इस तरह अटेम्प्ट कर लेता, ये मुझे आयत याद होती। और ये आयत किस तरह याद अभी भी मुझे है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी वो जो एक स्लाइड आएगी आगे, और इस सवाल को देखते हैं कि हमने किस तरह अटेम्प्ट किया है। अच्छा, सबसे पहले तो हमने हेडिंग दे दी, अल्लाह's डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज एन एजुकेटर। उसके बाद हमने बता दिया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नॉट ओनली द फाइनल मैसेंजर ऑफ अल्लाह बट ऑल्सो द ग्रेटेस्ट एजुकेटर फॉर मैनकाइंड। बड़ा सिंपल से अल्फाजों में हमने ये बात कह दी है। ठीक है, इसमें कोई याद करने वाली बात है कोई नहीं। ही वॉज सेंट टू टीच, प्योरीफाई एंड गाइड पीपल टूवर्ड्स द राइट पाथ। अच्छा, अब इसमें भी कोई याद करने वाली बात है। भाई, मैंने ये टीच, प्योरीफाई और गाइड कहां से वर्ड्स लिए? ये इस आयत में आप देखेंगे। एक सेकंड, क्या इसमें ये इस्तेमाल हो सकता है? हाँ, ये टीच वाली बात यहां आ गई, प्योरीफाई वाली बात यहां आ गई। ठीक है, और गाइड ऑब्वियसली इस आयत का अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखें तो यही बन रहा है। ठीक है, तो मैंने ये भी नहीं याद किया और मैंने ये सेंटेंस भी बना लिया। उसके बाद द कुरान इटसेल्फ हाइलाइट्स हिज रोल एज एन एजुकेटर इन सूरह अल जुम्मा, आयत नंबर 2। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब मैंने ये आयत लिख ली, सही है, उसके बाद फिर मैंने नीचे बस सिंपल सी डिस्क्रिप्शन दे दी। दिस आया क्लियरली स्टैब्लिशेस द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम्स रोल एज बोथ अ टीचर एंड अ प्योरीफायर। अगेन, टीचर एंड प्योरीफायर कहां से, मैंने कोई याद नहीं किए हुए, ये यहीं से मैंने आयत में से वर्ड्स लिए हैं। ठीक है। अच्छा, शोइंग दैट हिज मिशन वाज नॉट जस्ट टू कन्वे नॉलेज बट टू ट्रांसफॉर्म लाइव्स थ्रू विजडम एंड मॉरल रिफाइनमेंट। ये भी बात कहां से आई? ये भी बात इसी आयत से आई है। ठीक हो गया। एक सेकेंड सर, आयत को याद करने का कोई आसान तरीका और बेहतर तरीका, हाँ आज इस पे मैं बात करूंगा। मैंने पहले भी इस पे बात की थी, लेकिन आज मैं अपने भी नोट्स इस स्लाइड में इंक्लूड किए हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि अच्छा मैं प्रैक्टिकली किस तरह करता था इस चीज को। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अच्छा, ये खत्म कैसे होगा? ठीक हो गया जी। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड भी जो है ना, ये यही आयत है। ठीक है, जो हमने अभी पहले पढ़ी, लेकिन इसको बस थोड़ा सा अलग तरीके से बयान किया गया है। कहने का, मैंने ये दो दो दफा जो इधर टाइप करके लिखा है ना, वो सिर्फ इसलिए लिखा है कि देखें, आप उसको उस तरह भी बयान कर सकते हैं, कोई और स्टूडेंट उसको इस तरह बयान कर ले, आप में से कोई और इसको अलग तरीके से बयान कर लेगा। क्योंकि ये तो आपकी अपनी वर्डिंग्स है ना, ये तो आप सिर्फ अपना पॉइंट प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब मैंने वहां पे बीच में आयत का इस्तेमाल किया था। यस सर। अच्छा, वहां मैंने बीच में आयत का इस्तेमाल किया था। यहां पे मैंने आयत का इस्तेमाल जो है ना वो शुरू में कर लिया है। ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा था कि आयत का हम इस्तेमाल कहाँ करें, या मुझसे मैंने पहले भी पढ़ाया है तो उसमें ये सवाल पूछा जाता है कि सर शुरू शुरू में ही करनी चाहिए, एंड में करनी चाहिए, या बीच में करनी चाहिए आयत इस्तेमाल। तो वो कहीं भी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एज लॉन्ग एज आपकी बात क्लियर है और मैसेज कन्वे हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे हमने शुरू में की है एक आयत इस्तेमाल, रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड, सूर्य अल अलग, आयत नंबर 1।
was the very first revelation to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, highlighting the importance of knowledge in Islam. This divine command established the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as an educator, guiding humanity toward enlightenment through learning and wisdom. His emphasis on education uplifted an illiterate society, transforming it into one that valued knowledge, justice and moral integrity. अच्छा, इसके बाद फिर ना मैंने इसी के अंदर ना एक हदीस भी कोट कर दी है, क्योंकि देखें जिस तरह दीन और रिलीजन का सवाल आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ दीन से को मिला के ना, हम लोग तो 20 नंबर का सवाल याद करके जाते हैं। ठीक है, तो 20 नंबर के सवाल के लिए तो हम कम से कम 7 8 9 रेफरेंसेस जो है ना उसमें कोट करते हैं, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल सके। ठीक है, लेकिन अगर दो सवाल मर्ज होके आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये करते हैं कि sorry, एक ही पैराग्राफ में जो है वो दो चीजें ऐड कर सकते हैं। किस तरह? अब जैसे मैंने यहाँ पे आयत भी इंक्लूड कर दी और एक हदीस भी इंक्लूड कर दी। हालांकि ये ज़ईफ हदीस है लेकिन ये बहुत ज्यादा कोटेड है, तो इसलिए मैंने तो एग्जाम में कोट की थी। वैसे जनरली मैं वैसे ज़ईफ हदीस अपने नोट्स का पार्ट नहीं बनाता, लेकिन क्योंकि ये बाद में मुझे पता चला था कि ये ज़ईफ हदीस है, तो ऑलरेडी मेरे नोट्स का हिस्सा थी, तो इसलिए मैंने इसको, आप चाहें तो आप इसको रिमूव कर दीजिएगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपके पास अगर इस तरीके का सवाल आ जाए जब आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज हो, तो आप ऐसे नहीं कीजिएगा कि आप ना फिर आयात और अहदीस को ड्रॉप करने लग जाएं। आप उनको अपने सवाल में इस तरह फ्रेम करें कि वो डायरेक्टली उसको जो आपका टॉपिक है उसका आंसर दे रहा हो। लेकिन इस तरह की भी जबरदस्ती नहीं कीजिएगा कि अगर वो बिल्कुल अनरिलेटेड हो उस टॉपिक से फिर भी आप उसको इंक्लूड करें, ऐसे नहीं कीजिएगा। अच्छा, तो ये एक और, मतलब मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स देना चाह रहा हूँ कि किस तरह आपने पैराग्राफ राइटिंग करनी है, क्योंकि ऐसे में एक पैराग्राफ राइटिंग थोड़ी सी अलग तरीके से होती है और नॉर्मल जो सवाल अटेम्प्ट हो रहा होता है उसमें अलग तरीके से हो रही होती है। तो यहाँ मैंने इसमें थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की है। ऐसे में ऑब्वियसली आप टॉपिक सेंटेंस को बड़ा स्ट्रिक्टली देख रहे होते हैं, यहाँ भी आप इस तरह कर सकते हैं। लेकिन ये कि यहाँ पे आपको हेडिंग्स का सहारा मिल जाता है, तो अगर आप ना करें तो भी काम चल सकता है। लेकिन अगर आप इस तरह भी करना चाहें कि टॉपिक सेंटेंसेस और कंक्लूडिंग सेंटेंसेस को इस्तेमाल करें तो गुड एनफ, तो इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अगेन अब मैंने यहाँ पे पूरा पैराग्राफ नहीं बताया, लेकिन आपको मैंने आयात कोट कर दी हैं जो कि आप एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में कोट कर सकते हैं। आयत क्या है? ओनली दोज हु फियर अल्लाह अमंगस्ट हिज सर्वेंट्स आर दोज विद नॉलेज। अच्छा, इसको आप ना खशियत इलाही की इंपॉर्टेंस से जो है ना वो रिलेट कर सकते हैं। आप जरूरी नहीं है कि इस तरह करें, लेकिन क्योंकि मैंने नोट्स अपने इस तरह बनाए थे कि मैंने रिलेट की थी बात, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप भी रिलेट कर सकते हैं। खशियत इलाही, अल्लाह का खौफ, सही है। और उससे मैंने यहाँ पे एक हदीस भी कोट कर दी है। मतलब इन दोनों को इस्तेमाल करके आप अपना पैराग्राफ डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और ट्रिक जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमने ये बात तो कर ली कि भाई हमारे पास एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमारे पास समझें कि 12 13 14 रेफरेंसेस रेडी हैं। ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन कितनी देर में अटेम्प्ट करेंगे? एक क्वेश्चन के लिए आपके पास आइडियली तो 40 मिनट्स होते हैं। ठीक है, टोटल पेपर में आपके पास कितने मिनट्स होते हैं? 180 मिनट्स होते हैं। ठीक है, 20 मिनट में आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे। कोशिश तो आपने यही करनी है कि 10 से 12 मिनट में अटेम्प्ट हो जाए एमसीक्यूज। ठीक है, उसके बाद आपके पास तकरीबन 170 मिनट्स बचेंगे। तो चलें 170 नहीं, आप 160 कर लें। ठीक है, तो भी आपके पास 40 मिनट पेपर में बचते हैं। सही है, तो आपने एक सवाल 40 मिनट में अटेम्प्ट करना है। अब 40 मिनट में आप कितने कोई पैराग्राफ्स लिख सकते हैं? और अगर ऐसे सवाल आ गए पेपर में जो कि क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड है, उसमें तो आपको सोचना भी ज्यादा पड़ेगा। तो वो ऐसा सवाल नहीं होगा कि बस पेपर आया और आपने लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक पे भी हम आएंगे। इसके क्या नाम है, जिस तरह हमारा कोर्स एंड की तरफ आएगा तो हम उस पर भी आएंगे। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि मैं किस तरह अटेम्प्ट करता था। मेरे पास जब पेपर आता था सबसे पहले तो एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लिए। ठीक है, उसके बाद मैं चारों क्वेश्चंस को ना ब्रेनस्टॉर्म करता था। अपना आंसर शीट आती थी मेरे पास, शीट को मैंने पलटा, लास्ट में गया,
4 सवाल देखे, हर सवाल के बारे में जो है ना हर अलग अलग शीट पे उसको ब्रेनस्टॉर्म करता था कि इसमें मुझे लिखना क्या है। तो लेट्स सपोज अगर मेरे पास एग्जाम में लास्ट क्वेश्चन के लिए, लास्ट क्वेश्चन ही होता है ना जो आपका सबसे खराब होता है, क्योंकि आपके पास एंड में टाइम नहीं बच रहा होता। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स के साथ ये होता है, मेरे साथ भी ये होता था। तो अब लास्ट क्वेश्चन के लिए अगर आपके पास 20 से 25 मिनट भी है ना, 40 मिनट नहीं है या 30 मिनट नहीं है, तो 20 मिनट में भी मैंने सवाल अटेम्प्ट किए हुए हैं। वो किस तरह अटेम्प्ट किए हैं, मैंने 17-18 मिनट में भी सवाल अटेम्प्ट किए हैं। अच्छा, और उसमें जो है ना मैंने रबिश नहीं लिखा। ठीक है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स लिख रहे होते हैं, क्योंकि वो अपना शुरू में टाइम, पहला सवाल बहुत अच्छा अटेम्प्ट करते हैं, दूसरा फिर थोड़ा मुनासिब, तीसरा फिर उससे जो है ना उसकी क्वालिटी गिर जाती है, और फिर जब चौथा सवाल अटेम्प्ट कर रहे थे तो दे लिटरली राइट रबिश। ठीक है, तो उसमें वो पता नहीं क्या लिख रहे होते, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, बस वो लिखना है। अगर आपने पहले से उसको ब्रेनस्टॉर्म किया हुआ है ना, और आपके पास समझने के 15 से 20 मिनट का भी टाइम है, तो एटलीस्ट आपको पता है कि उसके उस सवाल के से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आप उन 15-20 मिनटों में लिख लेंगे। ठीक है, क्यों लिख लेंगे, और वो अच्छी क्यों होंगी, और वो कॉन्टेक्स्ट मतलब कॉन्टेक्स्ट लूज क्यों नहीं कर रही होंगी, क्यों, क्योंकि आप जब फ्रेश थे, जब आपके ऊपर प्रेशर नहीं था, तब आपने वो सोचा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट तो चीज यही होती है कि आपने सोचा अच्छा है तो आप लिख अच्छा लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब फिर मैं ट्रिक पे आ रहा था इसकी। हमने ये तो देख लिया कि भाई आपके पास एक सवाल आया, उसमें आपके पास 12 से 14 रेफरेंसेस हैं। लेकिन अगर आपके पास एक सवाल ऐसा आ गया है कि और आप लेट्स से एक पैराग्राफ में जनरली आप 8 पैराग्राफ, सॉरी, एक क्वेश्चन में मैं जनरली 8 पैराग्राफ्स लिख रहा होता था, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को हटा के। मतलब अगर इंट्रोडक्शन कंक्लूजन को मिला लें तो 10 पैराग्राफ्स हो जाते थे, और एक पेज पे 2 पैराग्राफ्स आ जाते थे, कभी कभी 2.5 पैराग्राफ आ जाते थे, और एक क्वेश्चन जो है ना वो 4 से 5 पेजेस का होता था। कभी कभी ज्यादा हो जाता था, कभी कम हो जाता था, लेकिन ऑन एवरेज यही होता था कि 4, 4.5, 5 पेज का एक आंसर होता था, और होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। ठीक है, अगर आप की राइटिंग थोड़ी सी स्लो है तो 3.5 इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। ठीक है, लेकिन अगर आपने क्वालिटी मटेरियल लिखा है, ओनली देन इट इज एक्सेप्टेबल। अच्छा, अब फिर से हम दोबारा उस बात पे आ जाते हैं कि हमारे पास अभी 12-14 रेफरेंसेस नहीं है सवाल में, हमारे पास रेफरेंसेस हैं, लेंथ तो सेम, हमारे पास रेफरेंसेस हैं, लेट्स से 6 रेफरेंसेस हैं या 5 रेफरेंसेस हैं। ठीक है, तो अब क्या करें, तो उस वक्त के लिए भी आप अभी से तैयारी करके रखें। अब सूरह अज़्ज़मर की आयत नंबर 9 है, आर दोज हु नो इक्वल टू दोज हु डू नॉट नो, ओनली दोज विद अंडरस्टैंडिंग पे हीड। ठीक है, अब ये है पूरी एक ही आयत, लेकिन आपने क्या किया है, इसको दो में डिवाइड किया है। क्यों, क्योंकि दो में जब आपने डिवाइड किया तब भी ये पूरी एक बात कह रही है। ठीक है, किस तरह कह रही है, और इस पे आप पैराग्राफ्स किस तरह लिखेंगे, आप देखें नेक्स्ट स्लाइड में। यहां पे हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द आयत लिया। फर्स्ट पार्ट ऑफ द आयत क्या था, ओनली दोज विद अंडरस्टैंडिंग पे हीड, सॉरी ये सेकंड पार्ट ऑफ द आयत है, ये हमने लिया। इसकी हेडिंग बनाई, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज एन एजुकेटर कॉलन गाइडिंग थ्रू अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब देखेंगे हमने लिखा क्या है। द कुरान एम्फेसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज एंड विजडम इन सूरह अज़्ज़मर, only those with understanding pay heed. This verse highlights the true guidance is for those who reflect and comprehend a principle deeply embodied in the teachings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam by fostering deep understanding. ये यहां पे इसका जो है कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, by fostering deep understanding he ensured that people not only received knowledge but also implied it with sincerity and purpose. देखिए, पे हीड वाली बात जो है ना वो यहां पे आ गई, फॉस्टरिंग डीप अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, एक तो हमारी ये आयत जो है इसने एक पूरा पैराग्राफ हमें डेवलप करके दे दिया, और जो दूसरा पार्ट ऑफ द आयत था, आर दोज हु नो इक्वल टू दोज हु डू नॉट नो। ठीक है, यहां पे एक रिटोरिकल क्वेश्चन है, और ये एक, अगर आप इसको अलग से भी बयान करें ना तो ये अलग बात कहता है। ठीक है, क्या वो बराबर है जिनके पास इल्म है और जो जाहिल है। ठीक है, और पहली हमें बात क्या कह रही थी, ओनली दोज अंडरस्टैंडिंग पे हीड, जो समझते हैं वही गौर व फिक्र कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसका कॉन्टेक्स्ट ये बन रहा है।
तो इस तरह भी जो है ना, मैं अभी आपको दोबारा मैं उसका ही रेफरेंस दे रहा हूं अपने नोट्स का। तो मैंने इस तरह भी जो है ना वो आयात प्रिपेयर की थी कि अगर मुझे जो है ना, लेट्स से कि मेरे पास 5 आयात हैं या 5 हदीस हैं एक क्वेश्चन से रिलेटेड, तो मैं देखूंगा क्या मैं उनको ब्रेक कर सकता हूँ और ब्रेक करके भी क्या अपना पॉइंट प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसी मैंने आयात और हदीस भी याद की हुई थी। सही है, अगर ऐसी हैं तो फिर मैं क्या करूंगा कि एक को जो है ना वो मैं सवाल के स्टार्ट में एक पैराग्राफ लिख लूंगा, और फिर अगला पैराग्राफ जो है ना शायद एंड का या सेकंड लास्ट पैराग्राफ जो है ना वो मैं उस पर लिख लूंगा, ताकि एग्जामिनर को ये ना लगे कि पहला पैराग्राफ भी सूरह जुमर का है फिर दूसरा पैराग्राफ भी सूरह जुमर का है, तो यार इसने तो ये मेरे साथ गेम डाली हुई है। ठीक है, तो एग्जामिनर को ये इंप्रेशन ना आए। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? लेंथ तो सेम ही रखनी चाहिए ना सर? आई गेस आप पूछ रहे हैं पैराग्राफ राइटिंग से रिलेटेड। हाँ बिल्कुल, लेंथ अच्छा, पैराग्राफ की लेंथ सेम रखनी चाहिए। नहीं, जरूरी नहीं है, कुछ पैराग्राफ्स आपके लंबे होंगे, कुछ जो है वो थोड़े से छोटे होंगे। कुछ पैराग्राफ्स आपके 5 लाइनों के होंगे, कुछ आपके 8 लाइनों के होंगे, 9 लाइनों के होंगे। तो इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसके बाद हदीस है जो कि सीरा को भी डिफाइन कर रही हैं, और अगर एजुकेशन के टॉपिक पे क्वेश्चन आ जाए तो उसको भी डिफाइन कर रही हैं। ये सिंपल सी हदीस है। मैंने इसके बारे में ना वैसे ये तो टाइप भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने एक्सप्लेनेशन टाइप कर दी है ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में हेल्प हो जाए। आई हैव बिन सेंट एज अ टीचर सीक नॉलेज फ्रॉम क्रेडल टू द ग्रेव, ये मैंने आपको बताया है कि ये ज़ईफ हदीस है। तो अगर आप के पास बिल्कुल ही, क्योंकि ये हर किसी को याद होती है, तो अगर आपके पास बिल्कुल ही कोई हदीस नहीं है तो ठीक है, आप इसे कोट कर लें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कोट की जाने वाली हदीस है। लेकिन अगर आपके पास हदीस हैं याद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, तो फिर आप इसको ना कीजिएगा कोट। अच्छा, तीसरी फिर हदीस, एक्वायरिंग नॉलेज इज ऑब्लिगेटरी अपॉन एवरी मुस्लिम। अच्छा, इसके बाद द बेस्ट अमंगस्ट यू इज वन हु टीचेस एंड लर्न्स द कुरान। इसके बाद है ओ अल्लाह आई प्रे फॉर यूजफुल नॉलेज, ओ अल्लाह आई सीक शेल्टर फ्रॉम यूजलेस नॉलेज। ठीक है, तो ये आपकी आयात और अहदीस हो गई। अच्छा, अब हम आते हैं कि इनको याद कैसे करना है। ये आप लोगों को नजर आ रहा है जो ये लिखा हुआ है? ठीक हो गया। अच्छा, ये मेरे नोट्स थे। इसको मैं अगर जूम करूं, देखूं एक सेकेंड। अच्छा, ये मेरे नोट्स थे जिनसे फिर मैंने आपके लिए प्रेजेंटेशंस बनाई है। सर, पेपर में हदीस की एक्सप्लेनेशन भी करनी चाहिए। हाँ यार, बिल्कुल करनी चाहिए ना। देखें, आप आयत को भी तो एक्सप्लेन कर रहे हैं ना। एक सेकंड, पहले मैं इनका आंसर दे दूं। ये देखें यहाँ पे हमने क्या किया। यहाँ पे देखें, एक्सप्लेन करने से आपका क्या मकसद है? हम आयत और अहदीस का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ताकि जो सवाल पूछा गया है हम उसको जाके हिट करें। ठीक है, ये हमारा मकसद होना चाहिए। ठीक है, उसको हम, मतलब जो भी पैराग्राफ लिख रहे हैं, अब ये पैराग्राफ अगर मैं इसमें सूरह अल जुम्मा ना कोट करता तो बड़ा ये जेनरिक सा पैराग्राफ हो जाता। ठीक है, ये सही होता, गलत ना होता, लेकिन बहुत जेनरिक सा होता और एग्जामिनर को इम्प्रेस ना करता। ठीक है, और अगर आपने पूरा सवाल इस तरह अटेम्प्ट कर दिया है जिसमें आपने कोई आयत या हदीस कोट नहीं की है, तो अच्छा, सवाल की नेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर वो ऐसा सवाल है कि जिसमें आयत और हदीस जो है ना वो कोट नहीं हो सकती, या शायद एक या दो ही हो सकती हैं, ठीक है, तो एग्जामिनर भी इस चीज को समझता है। जैसे इनहेरिटेंस का सवाल अगर आ गया है, ठीक है, तो उसमें आपने सूरह निसा की एक या दो या तीन आयत ही कोट करनी है, उसके अलावा आप नहीं कर सकते कोट। ठीक है, क्योंकि उसके अलावा मटेरियल एज सच है नहीं हमारे पास इतना ज्यादा। ठीक है, तो इस तरह के सवालों में तो समझ आता है। लेकिन इस तरह का सवाल है जहां पे आयत और हदीस हर किसी ने, हर किसी बच्चे ने जो है वो 15-15 या 10-10 आयत और हदीस कोट की हुई है, और आपने जो है ना एक भी नहीं की हुई, तो फिर एग्जामिनर अगर उसको 16 नंबर देगा या 14 नंबर देगा, तो आपको 6 नंबर देगा, 4 या 5 नंबर देगा। ठीक है, तो आपने इसको बेसिकली एक्सप्लेन आप नहीं कर रहे होते आयत या हदीस को, आप जो है ना इसको यूज कर रहे होते हैं ताकि जो आपसे सवाल पूछा गया है उसको आप सपोर्ट कर सकें।
नहीं जी, नोट्स तो मैं शेयर नहीं करूंगा अपने। वो आपको एक तो समझ भी नहीं आएंगे, जिस तरह ये अभी मैंने ये मेरे ही नोट्स हैं। अब इसमें सारी वो अहदीस और आयात हैं जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन में दी हुई हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं याद किस तरह करता था ये मैं आपको बताने लगा हूं। देखिए, ये मेरे नोट्स हैं। अब आप यहां देखेंगे कि ये 5 जो आयात हैं ये मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की हैं। ठीक है, इस पे आपको पैराग्राफ्स भी लिख के बताए हैं। ठीक हो गया। इसके बाद ये 5 अहदीस हैं जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, और एक आध पे, बल्कि इन पे मैंने पैराग्राफ्स नहीं लिख के बताए, इनको मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरा ऑन एजुकेशन पे जो है हेडिंग्स हैं वो हैं। ठीक है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। सही है, ये हर एक एक बात को एग्जाम्प्लीफाई कर रही है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे ओपननेस की हेडिंग दी हुई है, फिर उसके बाद मैंने एक एग्जाम्पल दी हुई है, ताकि एजुकेशनल ओपननेस को हम डिस्कस कर सकें। यहाँ पे जब मैंने क्वेश्चन मेथड पे बात की हुई है, फिर मैंने यहाँ पे एक हदीस लिखी हुई है, फिर हम इसको जाहिर सी बात है डिस्कस करेंगे तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी। अच्छा, नीचे फिर जो है ना ये दूसरे क्वेश्चंस हैं, यहां तक जो है ये हमारा पूरा ये सवाल अटेम्प्ट हो रहा है। अच्छा, अब फिर वापस आते हैं। अब देखें, मैं याद कैसे करता था हदीस या आयात। ये आपको एक पूरा पेपर नजर आ रहा है। ठीक है, इस तरह के मैंने कोई 40 से 50 जो है ना वो शीट्स बनाई हुई थी, शायद इससे ज्यादा हो, लेकिन तकरीबन इतनी थी, अराउंड 50 शीट्स थी। स्पेशली इस्लामियात की जो थी ना, वो तो मेरे पास थी 10-12 शीट्स, क्योंकि उसमें ना आपने याद काफी सारी चीजें करनी थी। ठीक है, अब मैं क्या करता था, जब मैंने एक दफा नोट्स बना लिए, जब मैंने एक दफा मेरे पास सारा मटेरियल आ गया, मैंने ये शीट उठाई, मैंने ये, आप दीवार पे स्टिक कर दें, मैंने अपनी अलमारी पे स्टिक कर दी थी। ठीक है, अब मैं सुबह उठता था, मैंने सबसे पहले ना ये आयत पढ़ी, फिर उसके बाद ये आयत पढ़ी, रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, फिर उसके बाद ये आयत पढ़ी, दोज ट्रूली हु फियर अल्लाह अमंगस्ट द सर्वेंट हु पोजेस नॉलेज। ठीक है, फिर उसके बाद ये पढ़ी, फिर उसके बाद ये पढ़ी, मैंने 5 आयत पढ़ ली। अब पहले दिन मुझे जो है ना ये आयत सिर्फ पढ़ने में जो है ना वो 3 से 4 मिनट लगे। ठीक है, अगले दिन जो है ना, अगर मुझे पिछले दिन 3 मिनट लगे थे, अगले दिन मुझे 2.5 मिनट लगे, उसके अगले दिन 2 लगे, उसके अगले दिन शायद 1 लगा, फिर 30 सेकंड लगे। ठीक है, फिर उसके अगले दिन अगर मैं जो है ना इतना भी पढ़ लूं ना, इट इज ही हु, वो तो मुझे पूरी आयत याद आ जाएगी। फिर मैं रीड ही सिर्फ पढ़ूंगा ना तो मुझे पूरी आयत याद आ जाएगी। इसी तरह इसमें भी अगर मैं कोई एक वर्ड पढ़ूंगा ना तो मुझे पूरी आयत याद आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, आपने जो, अच्छा चले, जो मैंने किया था वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं रोज सुबह उठता था। ठीक है, रोज सुबह उठ के मैंने एक शीट पूरी पढ़ ली। ठीक है, मतलब आप समझ लें कि मैंने 20 मिनट जो है ना वो एक शीट को दिए। अब मैंने हो सकता है कि उसमें एक शीट पढ़ी हो सकता है कि उसमें 2 शीट पढ़ी हो सकता है कि 3 शीट पढ़ी। ठीक है, फिर मैंने दोपहर में गुजरा, इधर उधर गया, फिर मैंने नजर पड़ी इन पे, फिर मैंने इनको दोहरा लिया, फिर रात को सोने से पहले 20 मिनट मैंने इसको दे दिए। ठीक है, अब इससे क्या होता था कि ये मेरे जहन में जो है ना वो मतलब फिक्स बैठ जाती थी आयत और हदीस। सही है, तो जब अगले दिन पढ़ता था और फिर अगले दिन पढ़ता था, फिर अगले दिन रिवाइज करता रहता था ना, तो समझे कि ये सेकंड नेचर हो गई। तो जैसे ही ये टॉपिक एजुकेटर का मेरे जहन में आता था ना, तो ये सारी चीजें मतलब मुझे याद बैठ जाती। अच्छा, अब क्या करना है। देखिए, एक शीट आपने याद कर ली, 2, 3, 4, 5, 6, जब आप 50 पे पहुंचेंगे ना, तो ऑब्वियसली आपको इतनी चीजें याद नहीं रहेंगी। और जब आपके पास एक क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो भी हो सकता है ना कि आपको ये उस तरह ना जहन में बैठे कि यार क्या हेडिंग्स थी, या वो 10 क्या हेडिंग्स थी, हो सकता है 3 में सो जाए, हो सकता है 4 में सो जाए। उसको मैंने मैक्सिमाइज करने के लिए क्या किया, उसको मैक्सिमाइज करने के लिए मैंने ये किया। ये आपको नजर आ रहा है, ये मैंने क्या लिखा हुआ है इस जगह पे, एक सेकेंड। ये देखें, ये जो लिखा हुआ है ये नजर आ रहा है सबको। यस कर दें ताकि मैं फिर आपको एक्सप्लेन करूं। ठीक हो गया, निमोनिक। हाँ बिल्कुल। सबसे पहला वर्ड क्या है, अनलेटर्ड। उसके बाद क्या है, रीड।
उसके बाद क्या है, फियर, उसके बाद इक्वल, उसके बाद पाथ। ठीक हो गया। अब अगर मैं अनलेटेड पढ़ता था ना, क्योंकि मैंने उस आयत को इतनी दफा पढ़ा है, मैंने उस आयत को दिन में 3 दफा पढ़ लिया है, हफ्ते में जो है ना 20 दफा पढ़ लिया है, महीने में जो है ना, अच्छा मैं अब जब बहुत पक्की हो जाती थी ना कोई आयत, तो जरूरी नहीं है कि मैं उस शीट को रोज रिवाइज करूं। जब मुझे पक्का हो गया कि यार बस अब ठीक है, ये अच्छे तरीके से याद हो गई है, फिर हफ्ता गैप लेके फिर अगले हफ्ते मैंने उसको रिवाइज किया। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इतना ज्यादा रिवीजन करूंगा ना, तो फिर तो मेरे पास टाइम नहीं बचेगा ना नई चीजें करने का। तो इसके लिए मैं सिर्फ 20 से 30 मिनट सुबह को, 20 से 30 मिनट रात को, और बीच में जो है ना मैं थोड़ा सा टाइम दे देता था। अच्छा, अब अनलेटेड मैंने जैसे ही पढ़ा ना, मुझे तो याद आ गया कि भाई वो क्या आयत थी। रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, रीड पढ़ा तो मुझे वो आयत याद आ गई। फियर मैंने जैसे ही पढ़ा तो मुझे ये याद आयत याद आ गई जो 3rd नंबर पे लिखी है। इक्वल मैंने पढ़ा तो मुझे वो 4th नंबर वाली याद आ गई। अच्छा, पास पढ़ा तो मुझे ये याद आ गई। ठीक है। अब हो सकता है कि एग्जाम में आपको ये भी ना याद रहे कि यार पाथ था, लेटर था, रीड था, हो सकता है ना याद रहे। मुझे तो नहीं याद रहता था, तो मैंने उसके लिए क्या किया, एक निमोनिक बना लिया पेफरू के नाम से। अब है ये अगर आप देखेंगे ना, ये उल्टा सीरीज बन गई है। मतलब अनलेटर्ड जो है ना वो लास्ट में आ रहा है, रीड सेकंड लास्ट में आ रहा है, फियर जो है ना वो थर्ड लास्ट है, इक्वल है फोर्थ लास्ट है, और पी जो है ना वो मतलब यहाँ पे लास्ट है और यहाँ पे फर्स्ट है। लेकिन वो एक वर्ड बन रहा था, तो इसलिए मैंने क्या नाम है इसको इस तरह लिख लिया। अब जैसे ही कोई सीरा पे क्वेश्चन आया ना, ठीक है, जिस तरह मैंने ये पेफरू करके बनाया हुआ है, इसी तरह हदीस के भी मैंने कोई निमोनिक बना लिया होगा। इसी तरह ये जो नीचे बाकी हेडिंग्स है ना, इंस्टीट्यूशनलाइज, प्रायोरिटाइजेशन, इनसे भी मिला जुला के ना मैंने एक निमोनिक बना लिया होगा। तो मैंने समझे ऐसे 2-3 निमोनिक बनाए, और फिर मैंने ये यहां लिख लिए। अब जैसे ही एजुकेटर का क्वेश्चन आया ना, तो मैंने जहन में बिठा लिया भाई पेफरू और फलाना जो है ना वो एक और वर्ड, और फलाना एक और वर्ड। तो बस ये मेरे जहन में आया, ये मैंने पेपर पे लिखा, और जब मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा हूँ, तो मैंने ये पेपर पे लिखा, और उससे फिर मुझे याद आ गया उससे क्या क्या बनता है। और उसके बाद जो है ना ये अनलेटेड, रीड, फियर, इक्वल, पाथ तक मैं पहुंच गया। और जैसे ही अनलेटेड आया ना, तो मुझे तो ये चीज फौरन मतलब पूरी की पूरी आयत रिकॉल हो जाती थी। जैसे ही रीड आया तो पूरी आयत रिकॉल हो गई। इससे क्या हुआ, मैंने पूरा सवाल जो है ना मेरा बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट हो गया। सही है। तो मैंने ये टेक्निक आजमाई थी। बहुत सारे सीनियर्स ने, बहुत सारे कुलीग्स ने इस तरह की टेक्निक्स आजमाई हैं। तो आप इसको ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत आपको हेल्प करेगी। मैं सवाल देख लूं आप लोगों ने क्या पूछे मैं। जो अभी दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ यार, स्क्रीनशॉट बिल्कुल ना लें, बिल्कुल सही बात बोली हम परमार ने। वैसे ये तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो मसला नहीं है। लेकिन देखिए, मैं आप अपनी जो ये प्रेजेंटेशंस आपके साथ बना रहा होता हूँ, ये मैं अपने नोट्स से ही बना रहा होता हूँ। अभी भी जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है, ये तो मेरे नोट्स आपके सामने आ गए। अब आप देखेंगे कि जब आप मेरे इस पूरी शीट को पढ़ेंगे, और फिर आप मेरी पूरी प्रेजेंटेशन को पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि ये तो मैंने एग्जैक्टली exactly वहीं कॉपी पेस्ट की हुई है चीजें, सिर्फ एक्सप्लेनेशंस मैंने जो है ना वो ऐड की हुई हैं। तो आपको समझेंगे मेरे नोट्स ही मिल रहे हैं जो मेरी प्रेजेंटेशंस है ना, क्योंकि उनमें वही चीजें हैं जो मैंने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। उसमें हाँ कुछ चीजें ऐड होती हैं, लेकिन कम, हार्डली ही कोई चीज होती है, और अगर कोई कम होती है तो मुझे लगता है कि शायद वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं उसको कम कर देता हूँ। अच्छा सर, जंगे बदर का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कुछ कैदियों इस शर्त पे आज़ाद किया गया था कि मुसलमानों को लिखना और पढ़ना सिखाएंगे। हाँ, मेरे जो इनिशियल नोट्स थे ना, ठीक है, अच्छा ये तो मैंने जो है ना वो इसको चीट शीट कह ले, या कुछ और इस शीट को नाम दे दें, मैं तो इसको चीट शीट कहता था। तो ये जो चीट शीट मैंने बनाई है ना, इससे पहले मैंने डिटेल नोट्स बनाए थे। डिटेल नोट्स में मैंने ये एग्जांपल भी रखी थी, ये जो जंगे बदर वाली है। तो आप इसमें पता नहीं क्या वजह थी कि मैंने नहीं रखी वो, लेकिन बिल्कुल ये आप कोट कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट बैठती है एजुकेशन पे भी और सीरा ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, सर आयात याद आ जाती हैं, लेकिन मसला है आयात के नंबर का होता है, सबसे बड़ा मसला यह है कि ये वर्स कौन सा था। अच्छा, ये मैंने काफी दफा तकरीबन हर लेक्चर में मैं इसका जवाब देता हूँ, मैं अब भी दे देता हूँ। बेहतर है कि आयत का नंबर भी याद हो, नहीं है तो चले आयत लिख लें आप।
अच्छा, और अगर वो आयत भी नहीं याद आ रही तो फिर एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस में अल कुरान लिख दें, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि आयत तो याद बैठे। यस सर निमोनिक जी, अनलेटर्ड रीड फियर, यस सर, यस सर। सर रिलेटेड आयत एग्जैक्ट कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते थे आप? इस पर बहुत मेहनत लगती थी। अब तो शायद इतनी ज़्यादा मेहनत ना लगे। आप एआई का यूज़ कर सकते हैं, आपके पास अब और बहुत ज़्यादा बुक्स आ गई हैं अच्छी, जिसमें अच्छा क्वालिटी मटेरियल आपको मिल जाता है। लेकिन मतलब मेहनत तो लगती है। अभी तो मैंने आपको खैर सारी बता दी हैं। इसके अलावा आप ढूंढें, बिल्कुल ढूंढें, मैं तो यही रेकमेंड करूंगा। सिर्फ इन पे ना रिलाय करें, और भी और ऐसी आयात देखें जो कि ऑलरेडी आपको याद हो। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी होती हैं जो हम ए लेवल्स, ओ लेवल्स या मैट्रिक सिस्टम में हम लोग, या इंटर में हम लोग याद कर रहे होते हैं। आपको जो ज्यादा जहन नशीन हुई भी हैं तो आप उनको लिख लें एक जगह पे, और फिर देखेंगे वो किस किस टॉपिक में यूटिलाइज हो सकती हैं, तो आप इस तरह कर लें। ये आपको मतलब कि ज्यादा हेल्प करेंगे और ज्यादा आसानी से याद होंगी। तो इस तरह आप कर लें, ठीक है। और कहाँ से करते थे यार? इसमें मेहनत बहुत लगती है। इससे रिलेटेड आयत एक्सट्रैक्ट आप कहाँ से करते थे? बहुत मेहनत लगती है। मैं बुक से भी जो रेकमेंडेड बुक्स थी उनमें से भी उठाता था। जो एक रेकमेंडेड होती हैं, दूसरी पता नहीं कौन सी होती हैं। खैर, मैं जो इनकी ऑफिशियल बुक्स थी वहां से उठाता था। कुछ जैसे करीमदा चुगताई की एक कंपाइलेशन है, उनकी काफी अच्छी कंपाइलेशन है, वहां से उठाता था। यूट्यूब से लेक्चर्स लेता था, वहां से उठाता था। तो बहुत सारी जगहों से उठा उठा के और फिर मैंने ना अपने नोट्स कंपाइल किए थे। आपको मैंने तो ये सारे दे ही दिए हैं, लेकिन ये है कि आप अपनी तरफ से भी एफर्ट कीजिएगा। सर ओवरऑल टॉपिक का रेफरेंस लिखें या टॉपिक का हेडिंग बना के सेपरेटली उनके रेफरेंस लिखें? ये मुझे नहीं समझ आया। मैंने आपको प्रेजेंटेशन में बताया है, एक तो आप मेन हेडिंग देंगे, और उसके बाद फिर आप जब आयत कोट करेंगे तो उसके अंदर रेफरेंस किस तरह देना है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। अच्छा सर, काइंडली सजेस्ट अ बुक फॉर इस्लामियात। चैट जीपीटी सर। हाँ, चैट जीपीटी देख लें आपको कितना हेल्प करता है। उसमें देख लीजिएगा कि वो गलत आपको रेफरेंस ना कोट करे, क्योंकि वो गलतियां बहुत ज्यादा करता है। हमारे चैट जीपीटी तो एक अभी का फिनोमिना है, एक आध साल हुआ है। मैंने सीएसएस किया है उसे तो 4-5 साल हो गए हैं। तो अब चैट जीपीटी नहीं था तो हमें ये वाली हेल्प नहीं थी। सर काइंडली सजेस्ट अ बुक। ऑलरेडी सजेस्ट किया, हाँ यार, मैंने आपको अभी भी बताया कि देखिए, मैं वैसे एक टॉपिक अगर प्रिपेयर करता था तो उस पे मैं यूट्यूब पे लाजमी जाता था ताकि उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो जाए मुझे। और मैं ज़्यादा बेहतर विजुअल लर्नर था। मतलब कि मुझे अगर कोई चीज़ यूट्यूब से मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा देर तक याद रहती थी बजाय इसकी कि मैं किताब से पढूं। तो इसलिए मैं यूट्यूब का उस टॉपिक पे ना कोई लेक्चर लाजमी लेता था। ठीक है, फिर कोई किताब देख लेता था। और कहीं से भी कुछ नहीं मिलता था, फिर चुगताई साहब की बुक रेफर कर लेता था, तो वहां से कुछ चीजें मिल जाती थी। तो मैं 2-3 सोर्सेज को रेफर करता था, फिर अपने नोट्स बनाता था, फिर इस तरह की चीट शीट्स बनाता था, और फिर इस तरह के निमोनिक्स बनाता था, और फिर जो है ना वो मतलब पेपर में सवाल अटेम्प्ट करता था। ठीक है, तो मेरी तो ये टेक्निक होती थी। बाकी आप देख लें आपको क्या चीज सूट करती है। तो मैं सिर्फ एक किसी बुक पे बिल्कुल किसी भी सब्जेक्ट के लिए नहीं रिलाई किया कभी भी मैंने। मतलब किसी भी सब्जेक्ट के लिए एक बुक पढ़ी हो ऐसा नहीं था। अच्छा चलें, इसको अब मिटाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है ना, ये मेरे जो नोट्स ही हैं उन्हीं से मैंने आगे का पूरा लेक्चर बनाया हुआ है। तो मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, इस्लाम में भी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा में भी हमें एक चीज बड़ी नुमाया नजर आती है। उन्होंने जो कैटेगराइजेशन की हुई थी या प्रायोरिटाइजेशन की हुई थी, वो इस तरह थी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो थी ना उनकी टीचिंग में, उनकी प्रीचिंग में, वो कुरान और सुन्नत को थी। ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंस दी जाती थी, मतलब ईमान को, फेद के जो पिलर्स हैं उनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। उसके बाद, ठीक है, फेद और इबादत के बाद जो इंपॉर्टेंस आती थी वो मॉरल्स की आती थी, कैरेक्टर बिल्डिंग की आती थी। ठीक है। और फाइनली फिर जो नॉलेज हमने देखा है सीरा में,
जो इम्पार्ट की जाती थी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, वो थी प्रैक्टिकल स्किल्स से रिलेटेड। अब प्रैक्टिकल स्किल्स क्या है? उस जमाने में मेडिसिन एक प्रैक्टिकल स्किल थी, आज भी है। उस जमाने में फॉरेन लैंग्वेजेस का सीखना एक प्रैक्टिकल स्किल थी, आज भी है। इंजीनियरिंग इस तरह जैसे आज की एक प्रैक्टिकल स्किल है, आज की एआई एक प्रैक्टिकल स्किल है। तो ये हमें कैटेगराइजेशन या प्रायोरिटाइजेशन हमें क्या नाम है अपना सीरा से हमें नजर आती है कि किस तरह किस चीज को कितनी इंपॉर्टेंस दी गई थी। ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिकल स्किल्स की ना यहाँ पे एग्जांपल्स भी दी गई हैं। जैसे Allah has not sent down a disease except that he has also sent down its cure। हदीस है ये, सही बुखारी की। ये भी हुजूर वसल्लम इम्पार्ट कर रहे हैं नॉलेज। अच्छा, इसके बाद फॉरेन लैंग्वेजेस सीखने के लिए हुजूर वसल्लम ने सहाबा को काफ़ी जगह पे भेजा था। तो इससे भी हमें ये जाहिर होता है कि हुजूर वसल्लम ने प्रैक्टिकल नॉलेज को कितनी इंपॉर्टेंस दी एज अ एजुकेटर, एज अ टीचर। ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 टियर हमने समझ ली ऑफ प्रायोरिटाइजेशन। इस पे आप एक सवाल, इस पे आप एक पैराग्राफ अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए हमारा पाकिस्तान का जो एक बड़ा मसला है ना, वो ये है कि पाकिस्तान ने कुछ अदवार में काफी बेहतर परफॉर्म किया है और कुछ अदवार में काफी बुरा परफॉर्म किया है। और जिन अदवार में बेहतर परफॉर्म किया है, तो हमें नजर आता है कि उस टाइम पे एक बेहतर लीडर पाकिस्तान को लीड कर रहा था। ठीक है। या मैं ओवरऑल कंट्री की ना भी बात करूं तो कुछ सेक्टर्स की बात कर लें, तो कुछ सेक्टर्स बेहतर परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे लीडर्स बेहतर होते हैं। ठीक है। लेकिन इस्लाम हमें क्या सिखाता है, या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा हमें क्या सिखाती है, कि चीजों को इंस्टीट्यूशनलाइज करें, सिर्फ लीडर्स पे ना रिलाय करें। देखिए, अगर मैं पर्सनली, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर आपका किसी किसी लीडर के होते हुए कोई चीज बेहतर हो रही है ना, और उसके जाने के बाद सिस्टम में खराबी आ रही है ना, तो देखिए, एक होता है कि सिस्टम जो है ना वो 90% में परफॉर्म कर रहा है, अब लीडर के जाने के बाद 70% पे आ गया, या 75 पे आ गया, 65 पे या 80 पे आ गया, तो ठीक है, ये समझ आती है। लेकिन अगर 90 से अगर आपका सिस्टम 10% पे आ जाए, या 5% पे आ जाए, या नेगेटिव में चला जाए, ठीक है, बड़ी लेमैन मैं ये तरीके से आपको ये चीज समझा रहा हूं, तो इसका मतलब है कि उस लीडर ने जो है ना वो सिस्टम्स नहीं डेवलप किए। ठीक है, मतलब इंस्टीट्यूशंस को उसने स्ट्रांग नहीं किया। ठीक है। तो हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें ये चीज नजर आती है कि उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग किया। किस तरह? वो खुद सिर्फ मेंटोर नहीं बने, उन्होंने मेंटोर बनाए, जिन्होंने आगे दीन के लिए बहुत ज्यादा काम किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बकायदा, अब इस पे डिबेट हो सकती है, क्या हम असहाब सुफा को एक यूनिवर्सिटी कहें या ना कहें, लेकिन बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स इस चीज के फेवर में जाते हैं कि हम असहाब सुफा को भी एक यूनिवर्सिटी कह सकते हैं और इस्लाम की फर्स्ट यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की फर्स्ट यूनिवर्सिटी की फाउंडेशंस रखी। ठीक है। अब आपके अगर दिमाग में ये क्वेश्चन है कि भाई असहाब सुफा वाकई में एक